शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता। जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहां कहां लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वह खुद रस बस चुकी थीं और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थीं। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामत ए आमाल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फुंकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहां था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहां रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंबा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबकर बचपन ही से पढ़ता आया हूं। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ठोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहां तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होंठों के बीच एक साएदार खोह सी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब टीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघरियाले बाल। सेटिंग्स।